अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का एक निहायत अहम टॉपिक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस वीडियो के अहम सेगमेंट्स पे। इस वीडियो में हम सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बुनियादी सा तारुफ लेंगे। इसके बाद इसके अहम तरीन फ्रेमवर्क्स यानी गैप और आईएफआरएस का ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और फिर हम कैटेगरी वाइज अकाउंटिंग की बुनियादी और अहम एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को वन बाय वन समझेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में इस टॉपिक के मुतालिक तमाम ज़रूरी डायमेंशंस को ब्रीफ लेकिन मुख्तसर अंदाज में डिस्कस कर लिया जाए। तो इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी कीजिएगा, ये ज़रूर आपके तमाम सवालात का जवाब देगी। तो चलें शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस सेगमेंट में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बुनियादी सा तारुफ लेंगे कि ये क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं और इनके फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग अपनी नेचर के एतबार से आर्ट भी है और साइंस भी। अब जब हम साइंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो कुछ प्रिंसिपल्स पे मुश्तमिल हो। इस एतबार से हम कह सकते हैं क्योंकि अकाउंटिंग एक साइंस है, लिहाजा लाजमी तौर पर यह एक ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक नॉलेज है जो चंद बुनियादी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन लें तो ये हमें बताती है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन एंड रूल्स ऑफ एक्शन दैट गवर्न हाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर प्रीपेड, प्रेजेंटेड एंड रिपोर्टेड एंड विच आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बुनियादी तौर पर वो गाइडलाइंस या रूल ऑफ एक्शंस हैं जो इस बात को गवर्न करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस तरह से प्रीपेयर की जानी चाहिए, प्रेजेंट की जानी चाहिए और फिर कैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट की जानी चाहिए। और ये प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। एक और सवाल जो हमारे जहन में पैदा होता है कि आखिर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का क्या मकसद है या इनको फॉलो करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, ये बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कंसिस्टेंसी को, एक्यूरेसी को और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं। देखिए, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के फैसला करते हैं कि उन्हें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या होगा अगर वो स्टेटमेंट ही गलत हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर पब्लिक कंपनी के लिए ये लाजमी है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक करे और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जैसे प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए तैयार की जाएं ताकि उनका एनालिसिस और फिर उनका कंपैरिजन आसान भी हो और रियलिस्टिक भी हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तारुफ के बाद अब हम समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फ्रेमवर्क्स को। कारोबारी दुनिया में इस वक्त दो किस्म की फ्रेमवर्क अपना काम कर रहे हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिजाइन करते हैं। एक को यूएस गैप के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे फ्रेमवर्क को आईएफआरएस के नाम से। ये क्या है, चलें पहले आपका इन दोनों फ्रेमवर्क से तारुफ करवाते हैं ताकि आपकी इनसे सुलह हो जाए। गैप का लफ्ज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है जिसका मुकम्मल नाम
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जिसका मतलब अकाउंटिंग के वो उसूल जिन्हें अकाउंटिंग के लिए अमूमी तौर पर कबूल किया जाता है। हम इसे सादा लफ्जों में यूं बयान करेंगे, रूल्स दैट गवर्न कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और रूल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी वो उसूल जिनके तहत कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को गवर्न किया जाता है, या वो उसूल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते वक्त फॉलो किए जाते हैं। अब अगर हम मुकम्मल डेफिनेशन लें तो ये हमें बताती है that commonly accepted comprehensive set of rules, standards, practices and procedures designed to govern corporate accounting and financial reporting in the United States। यानी ये उसूल कॉमनली एक्सेप्टेड हैं, इन्हें आम तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स हैं, यानी कि ये काफ़ी वसी हैं कि इनमें रूल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स मौजूद हैं। देन इनको डिज़ाइन किया गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को गवर्न करने के लिए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, एंड स्पेसिफिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी वजह से इन्हें यूएस गैप कहा जाता है। अब अगर हम पर्पस की बात करें तो इनका मकसद इंश्योर्स दैट आवर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्लियर, कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल टू improve the clarity and comparability of the communication of financial information है। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स में शुमार होता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर भी हों, कंप्लीट भी हों, कंसिस्टेंट भी हों और फिर कंपेरेबल भी हों, क्योंकि स्टेक होल्डर्स इसी कंपैरिजन की बिना पे ही ये फैसला करते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजीद क्लियर करने के लिए एक नज़र दौड़ाते हैं गैप की हिस्ट्री पे कि आखिर ये क्यों और कैसे डेवलप हुए। यूएस में होने वाले दो अहम इकोनॉमिक इवेंट्स, 1929 में होने वाला स्टॉक मार्केट क्रैश और फिर उसके नतीजे में 1930s में होने वाला ग्रेट डिप्रेशन। अब इन इवेंट्स की बुनियादी वजह यूएस में पब्लिक कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस थी। आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें मैनिपुलेट किया गया, जिसके लिए करेक्टिव एक्शन के तौर पे फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज के साथ काम करते हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिजाइन करने के लिए काम किया ताकि एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुमकिन हो सके। इसके लिए कानून साजी की गई और 1933 में सिक्योरिटीज एक्ट और फिर 1934 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट अमल में लाया गया और इस प्रोसेस के नतीजे में आखिरकार गैप प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया। एक आखिरी सवाल, आखिर गैप को किसने डेवलप किया या इसकी डेवलपिंग अथॉरिटी क्या है? तो यूएस गैप डेवलप किए गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स की तरफ से। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जिसे 1973 में डेवलप किया गया, जो गैप की डेवलपिंग अथॉरिटी है, is an independent private sector organization in the United States that is responsible for developing, updating, and communicating gap. It issues accounting standards through a transparent process that involves input from various stakeholders. पहली बात कि ये FASB एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस में काम करती है। इसके जिम्मे काम है कि ये यूएस गैप प्रिंसिपल्स को डेवलप करे, उन्हें अपडेट करे और फिर उनको कम्युनिकेट करे। और ये खुद से काम नहीं करती, इनफैक्ट ये अपने तमाम प्रोसेस के लिए जो इनपुट है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर से कलेक्ट करती है और उसकी बिना पे ये इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपडेट करती रहती है।
यहाँ तक हमने यूएस गैप को ब्रीफली डिस्कस किया, लेकिन ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो किया जाता है। तो फिर बाकी दुनिया में किन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है? जी, ग्लोबली बाकी दुनिया में इसके मुतबादिल फ्रेमवर्क IFRS को फॉलो किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि IFRS क्या है। IFRS, जिसका मुकम्मल नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैप जो वो मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, जबकि बाकी दूसरे ममालिक तकरीबन 110 ममालिक में IFRS को फॉलो किया जाता है। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो IFRS इज अ ग्लोबल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स used by many countries outside the United States to ensure uniformity in financial reporting across international borders। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ग्लोबल सेट है जो दुनिया के कई ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स से अलग इस्तेमाल करते हैं ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की जा सके। गैप की तरह इसकी डेवलपिंग अथॉरिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड कहलाती है, जो कि पहले की तरह एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो IFRS को डेवलप करे और इसको मेंटेन करे, इसे अपडेट करे और फिर इसे कम्युनिकेट करे। अब जब हम दोनों फ्रेमवर्क्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, एक बर्ड आई व्यू लेते हैं इन दोनों सिस्टम्स के डिफरेंसेस पे, ताकि इसका फ़र्क मज़ीद वाज़ेह किया जा सके। अगर डेफिनेशन की बात करें तो गैप को सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, जबकि IFRS को हम ग्लोबल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर कहेंगे। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जबकि IFRS को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। स्कोप की बात करें तो यूएस गैप को मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, जबकि IFRS को ग्लोबली अडॉप्ट किया जाता है। इशुइंग अथॉरिटी जो यूएस गैप की है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहलाती है, जबकि IFRS की अथॉरिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहलाती है। और आखिर में दोनों की अप्रोच में भी डिफरेंस है। जो यूएस गैप है ये रूल्स स्पेसिफिक है, जबकि IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है। यहाँ आपके जहन में एक सवाल ज़रूर पैदा होगा कि जब पूरी दुनिया में एक जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, एक जैसी रिपोर्टिंग है, तो फिर ये दो फ्रेमवर्क्स क्यों? इन दोनों फ्रेमवर्क्स की जो इशुइंग अथॉरिटी हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ये इस पे मीटिंग्स कर चुकी हैं ताकि इनकी जो डिससिमिलरिटीज़ हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, उनको कम से कम किया जा सके। शायद ये मुकम्मल ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश की जाती है कि इनको मिनिमाइज़ कर दिया जाए, इन दोनों के डिफरेंसेस को कम से कम कर दिया जाए। इसके साथ ये चीज़ भी गौरतलब है कि इन प्रिंसिपल्स को मुसलसल अपडेट किया जाता है, इनको मुसलसल रिफाइन किया जाता है, इनमें मुसलसल तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, जो कि वक्त के साथ साथ बिजनेसेस में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनकी बिना पे की जाती हैं। होप्सो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, एक इनफैक्ट डिटेल्ड इंट्रोडक्शन था कि हम समझ सकते कि दुनिया में इस टाइम अकाउंटिंग के हवाले से जो फ्रेमवर्क्स काम कर रहे हैं। अब हम अगले सेगमेंट पे चलते हैं और हम इनमें से जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ताकि हम प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर लें। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि हम तमाम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें, इसलिए हम चंद अहम तरीन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें बाकी तमाम प्रिंसिपल्स का ओवरव्यू भी मुहैया करते हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स को आसानी के साथ समझने के लिए हमने इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया है, यानी अकाउंटिंग एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस।
और इस फहरिस्त में हम सबसे पहले अकाउंटिंग की 4 बुनियादी एजम्पशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट या सिर्फ एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का एक बिल्कुल बुनियादी सा assumption है जो ये एज्यूम करता है दैट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द प्रोप्राइटर, कि कारोबार अपने मालिक से एक अलग चीज है। सो इट ट्रीट्स द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज। लिहाजा ये बिजनेस को और उसके ऑनर्स को दो अलग अलग एंटिटीज के तौर पे, दो अलग अलग चीजों के तौर पे ट्रीट करता है। जैसा कि हम समझते हैं कि लीगल पर्पसेस के लिए बिजनेस को और ऑनर को एक ही एंटिटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग में बिजनेस को और ऑनर को दो अलग अलग एंटिटीज के तौर पे, दो अलग अलग चीजों के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अब इस assumption का इम्पैक्ट ये पड़ता है that the financial transactions and record of a business are kept separate from the personal transactions and record of the owners or individuals associated with the business। ये क्लियर बाउंड्री क्रिएट कर देता है between the financial transactions of the owners and financial transaction of the business, जिससे एक क्लियर ट्रांसपेरेंसी मुमकिन हो पाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। उसके अंदर कोई ऐसी चीज शामिल नहीं की जाती जो उसे एम्बिगियस बना दे। So this helps maintain clarity and transparency in financial reporting, making it easier to understand the business performance and financial position। So इससे हमें आसान हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और ये आसान हो जाता है कि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियरली समझ पाए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है that business has a continued life or existence and will operate for the predictable future। इंसान की तरह कारोबार की भी एक जिंदगी होती है। जिस तरह से इंसान की जिंदगी को हम 1, 2 या 5 साल तक महदूद नहीं समझते और हम फर्ज करते हैं कि ये लंबे अरसे के लिए मौजूद रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से हम फर्ज कर लेते हैं कि कारोबार लंबे अरसे तक अपना वजूद कायम रखेगा। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जब हम एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो या जब हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि ये तभी मुमकिन होती हैं जब वो एसेट्स एक से ज़्यादा सालों के लिए मौजूद रहें। इसी तरह से ये प्रिंसिपल जो वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एज अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन के लिए अहम किरदार अदा करता है। जब एक चीज शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है तो उसका मतलब है कि वो बिजनेस के लिए कई सालों तक अपना वजूद कायम रखेगी। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या फिर टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमें सजेस्ट करता है कि हम कारोबार की लाइफ को स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स में तकसीम कर दें, मंथ में, क्वार्टर में या फिर ईयर्स में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसानी जिंदगी को सालों में तकसीम कर देते हैं ताकि उसे ट्रैक करना आसान हो जाए। अब ये टाइम इंटरवल्स अकाउंटिंग पीरियड्स कहलाते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं, इनसे आसानी होती है कि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को ओवर टाइम मेजर कर सकें, ट्रैक कर सकें। इसका मतलब है कि बजाय कि हम पूरे बिजनेस को एट वंस ट्रैक करें, हम उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज को स्पेसिफिक इंटरवल्स में तकसीम कर दें, मैनेजेबल हों, और फिर हम उसे ट्रैक करें और एनालाइज करें, जो कि निस्बतन आसान होगा। सो इस तरह से बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर देने से हमें इसकी रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी आसान हो जाती है, हमें रिपोर्टिंग बड़ी आसान हो जाती है कि मिसाल के तौर पे ये रिपोर्ट 2022 की है, ये रिपोर्ट 2023 की है, एज कंपेयर टू कि हम उसकी पूरी लाइफ को रिपोर्ट करें तो वो निस्बतन उसको रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा और फिर उसका एनालिसिस और कंपैरिजन भी बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है,
तो ये हमारा एनालिसिस और कंपैरिजन बड़ा आसान कर देती है। इसके साथ साथ हमें ट्रेंड्स आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं, जो चेंजेस आ रही होती हैं बिजनेसेस में, वो हमें आइडेंटिफाई हो रही होती हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट हमें सजेस्ट करता है कि हम अकाउंटिंग बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी एक क्लियर और मेजरेबल वैल्यू हो इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका दूसरा मतलब ये होगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं कर सकते जिसे हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर ना कर सकते हो। ऐसा क्योंकि मनी या पैसा एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे काम करता है, जो हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को कंपेयर कर सकें और फिर समराइज कर सकें, और फिर यही क्लैरिटी हमें एक्यूरेट एनालिसिस और कंपैरिजन की तरफ लेके जाती है। मिसाल के तौर पे हम कैश बैलेंस को तो आसानी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये एक मॉनेटरी वैल्यू रखता है, लेकिन हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बना सकते क्योंकि इसकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी। या हम एम्प्लॉय के मोरल को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बना सकते क्योंकि इसको हम किसी मॉनेटरी यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज का अकाउंटिंग बुक्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने के लिए जरूरी है कि हम उस चीज को मेजर कर सकें, मॉनेटरी वैल्यू दे सकें, उसके बाद उसको उस मॉनेटरी वैल्यू के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग बुक्स का हिस्सा बनाया जा सकता है। पिछले सेगमेंट में हमने अकाउंटिंग की 4 बुनियादी एजम्पशंस डिस्कस किए हैं, जिसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, टाइम मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट शामिल थे। इस सेगमेंट में हम अकाउंटिंग के चंद बुनियादी प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टोटल 6 होंगे। डुअलिटी और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग का इंतहाई अहम और बुनियादी सा प्रिंसिपल है, जो हमें यह बताता है कि कारोबार में होने वाली हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन पे दो तरह का इक्वल और एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है। एक जिसे हम बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट कहते हैं और दूसरा जिसे हम बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिक्के के दो रुख होते हैं, एक तरफ हम एक फायदा दे रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हम एक फायदा ले रहे होते हैं। अब सादा सी बात यह है कि इन दोनों एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग की बुक्स ऑफ अकाउंट में लाजमी तौर पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर हम किसी एक इफेक्ट को नोट करेंगे, दूसरे को इग्नोर करेंगे, तो ये अकाउंटिंग को या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट कर देगा। हम कह सकते हैं फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड टोटल डेबिट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल द टोटल क्रेडिट्स। कि कारोबार के हर डेबिट में उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट के अगेंस्ट एक डेबिट होता है, लेकिन टोटल डेबिट्स को हमेशा इक्वल रहना चाहिए टोटल क्रेडिट्स के। जैसे हम एक इक्वेशन से शो कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस प्लस एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द रेवेन्यूज, गेन्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अल्टीमेटली कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन की ये इक्वेशन सेम रहेगी। मैचिंग का लफ्ज दो चीजों के कंपैरिजन और फिर उनके डिफरेंस को नोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही मैचिंग प्रिंसिपल बिजनेस में कलेक्ट होने वाले तमाम रेवेन्यूज का उनके अगेंस्ट होने वाले तमाम एक्सपेंसेस के साथ कंपैरिजन करता है ताकि उनसे होने वाला प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सके। ये बिल्कुल बुनियादी सा प्रिंसिपल हमें बताता है कि रेवेन्यूज शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है। दे हेल्प जनरेट, जिन्होंने उस रेवेन्यू को जनरेट किया ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड, बिल्कुल उसी ड्यूरेशन में। जैसे हम 2016 के एक्सपेंसेस को 2017 के रेवेन्यूज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 2016 के एक्सपेंसेस को 2016 के रेवेन्यूज के अगेंस्ट ही कंपेयर होना चाहिए। अगर हम इसे एक इक्वेशन से देखें तो ये हमें बताता है रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को
मैच करने से जो डिफरेंस क्रिएट होगा, वो डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर वो नेगेटिव होगा तो लॉस होगा। सो ये बिल्कुल बुनियादी सा प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये हमारे उस ड्यूरेशन के, उस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज और उसके अगेंस्ट होने वाले एक्सपेंसेस का एक्चुअल रिलेशनशिप उसमें रिफ्लेक्ट करे, उसमें प्रेजेंट कर दे। टाइमलाइन का मतलब किसी फ्रेमवर्क में होने वाले इवेंट्स का वक्त के मुताबिक तरतीब पाना है। लिहाजा टाइमलाइन प्रिंसिपल का मतलब है that every transaction should be recorded and presented in a timely manner without unnecessary delays and in chronological order in the books of account। यानी कारोबार में होने वाली हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में बिना देर किए डेट वाइज या वक्त की तरतीब के मुताबिक रिकॉर्ड और प्रेजेंट किया जाना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल इस बात को इंश्योर करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद डाटा रेलिवेंट, अरेंज्ड और अप टू डेट हो, ताकि उसे पूरे एतमाद से डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल किया जा सके। फुल डिस्क्लोजर का मतलब तमाम जरूरी बातों को मुकम्मल बयान कर देने का होता है। कारोबार और स्टेक होल्डर्स के दरमियान पाया जाने वाला एतमाद, जो कि किसी भी कारोबार में निहायत अहम होता है, सिर्फ इसी सूरत में कायम रह सकता है जब उनको तमाम अहम और जरूरी बातों के मुतालिक तमाम मालूमात का अंदाजा हो। अब ये प्रिंसिपल हमें सजेस्ट करता है कि कंपनी को चाहिए कि वो बिजनेस में होने वाली तमाम फाइनेंशियल इवेंट्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड करे, ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के मुतालिक तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन वाज़ेह अंदाज में उसके स्टेक होल्डर्स को बयान हो जाए, चाहे वो अच्छी ना हो। इस तरह से ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग डाटा की क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और मटेरियलिटी पे फोकस करता है, ताकि ये अकाउंटिंग डाटा कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस और फाइनेंशियल पोजीशंस को ट्रू एंड फेयर अंदाज में उसके स्टेक होल्डर्स को बयान कर दे। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल यानी माजी में होने वाली लागत का उसूल। कारोबार का वजूद बहुत से असासा जात पे मुश्तमिल होता है, जो बवक्त ज़रूरत माजी में खरीदे जा चुके होते हैं। इस प्रिंसिपल का ताल्लुक उन असासा जात या ट्रांजैक्शन की कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग प्राइस को बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट करने के मुतालिक है। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, यानी वो कॉस्ट या लागत रिकॉर्ड की जाए जो माजी में इन ट्रांजैक्शन के वकूअ पजीर होने पे अदा की गई, बावजूद इसके कि उसकी मौजूदा कीमत बदल चुकी हो। इसे एक मिसाल से वाज़े करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 4 साल पहले एक जमीन एक लाख डॉलर्स की खरीदी, लेकिन आज इस जमीन की वैल्यू 3 लाख डॉलर्स है। तो क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख डॉलर का रिकॉर्ड करेंगे या 3 लाख डॉलर्स का? वेल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम उसे 1 लाख डॉलर का रिकॉर्ड करेंगे, यानी वो कॉस्ट जो उस एसेट को खरीदते वक्त माजी में अदा की गई, जो उस एसेट की इनवाइस पे लिखी गई थी। अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये हमें बताता है इट्स अबाउट रिकॉर्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द अमाउंट यू फर्स्ट बॉट देम फॉर appears on the source document rather than changing their value based on current market price। कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को उस अमाउंट पे, उस कॉस्ट पे अपेयर करेंगे जो उसके सोर्स डॉक्यूमेंट पे लिखी गई, जो उसके बिल पे लिखी गई, जो हमने उसको खरीदते वक्त पर पे कर दी, बजाय उसके कि जो उसकी मौजूदा करंट प्राइस हो। अब ये प्रिंसिपल भी हमारी स्टेटमेंट को, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियर कर देता है कि उसमें किसी किस्म का मिस अप्रोप्रिएशन या किसी किस्म का एम्बिगस फिगर मौजूद नहीं होता। रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल का ताल्लुक रेवेन्यू का बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग के लिए कंफर्म कर देने के मुतालिक है। ये प्रिंसिपल हमें इस सवाल का जवाब देता है
कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को कब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। इट्स अबाउट recognizing revenue only when you have completed a transaction or delivered goods or services to a customer. It's like considering money as earned when you have actually done what you promised to do. तो आसान से लफ्जों में कि हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को सिर्फ तभी मुकम्मल समझेंगे जब हम उस ट्रांजैक्शन को या उस प्रॉमिस को पूरा कर चुके हों। मिसाल के तौर पे अगर एक कस्टमर हमें आकर बयान करता है कि वो 1 माह बाद आपसे 1 लाख रुपए की चीजें खरीदेगा, क्या इस प्रॉमिस की बिना पे हम इस रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा बना सकते हैं? तो ये प्रिंसिपल उसकी नफी करता है कि जब तक वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल ना हो जाए, यानी वो गुड्स उस कस्टमर को 1 माह के बाद डिलीवर ना हो जाए और उसके बाद वो उसकी प्राइस पे ना कर दे, तब तक ये ट्रांजैक्शन एक रियलिस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं है और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल भी हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट रखता है। जो रियल रेवेन्यूज हैं सिर्फ उनको प्रेजेंट करता है, ना कि प्रॉमिसेस को या विशफुल थिंकिंग को, क्योंकि अकाउंटिंग में विशफुल थिंकिंग की कोई स्पेस नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट की तरफ, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिन्हें मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये वो कस्टम्स, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस हैं जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करता है। यहां हम 4 कन्वेंशंस का जिक्र करेंगे। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यानी मुस्तकिल मिजाजी का उसूल। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मस्ट रिमेन अनचेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। ये हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सेम रहनी चाहिए कई सालों तक। और फिर ये हमें सजेस्ट करता है, इट सजेस्ट यूजिंग द सेम मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एवरी टाइम यू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, कि जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम सेम मेथड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से ये प्रिंसिपल हमें अवॉइड करने का कहता है कि हम अपने मेथड्स को बार बार चेंज करें या इस मकसद के लिए चेंज करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमारे फाइनेंशियल फिगर्स मैनिपुलेट हो जाएं। हम इस वजह से मेथड चेंज करें कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फिगर्स को इस तरह से प्रेजेंट कर लें जैसे हम करना चाहते हैं। ये हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास अपने मेथड्स को चेंज करने की सॉलिड रीजन ना हो, और वो रीजन भी हम अपने स्टेक होल्डर्स को नोट्स टू द अकाउंटेंट जैसी स्टेटमेंट में वाजे करेंगे, ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो कि जो तब्दीली की गई है, जो मेथड्स में, प्रोसीजर्स में तब्दीली लाई गई है, वो किसी सॉलिड रीजन पे लाई गई है, ना कि अपनी मर्जी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए की गई थी। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें अहम चीजों पे फोकस करने का कहता है। किसी भी कारोबार में हजारों ट्रांजैक्शंस मौजूद होती हैं, छोटी से बहुत छोटी और बड़ी से बहुत बड़ी। तो ये प्रिंसिपल हमें आसान से लफ्जों में सजेस्ट करता है कि हम छोटे झगड़ों में पड़ने की बजाय बड़े मकासद पे तवज्जो दें, यानी फोकस ऑन इंपॉर्टेंट स्टफ, मटेरियल आइटम्स, एंड नॉट कैचिंग अप in the small details. It's about deciding whether a piece of financial information is significant enough to affect someone's decision. यानी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो चीजें डिटेल में प्रेजेंट होनी चाहिए जो हमारे डिसीजन को चेंज करने का सबब बन सकती है, और उन चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए जिनका सिग्निफिकेंट इतना अहम नहीं है, ताकि हम बेजा डिटेल से बच सकें। इस तरह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लियर करती हैं और
उन चीजों पे फोकस डालती हैं जो फैसला साजी में अहम जगह रखती हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रांजैक्शन जो बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल एक 10 बिलियन डॉलर की एक बिल्डिंग खरीद ली गई। अब ये ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो उस बिजनेस के लिए बहुत मैटर करती है और उसे तमाम उसूल और ज़वाबित के तहत अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब दूसरी तरफ चंद सेंट्स की एक पेंसिल खरीद ली गई है। अब इस पे हमें तमाम प्रिंसिपल्स को लॉग करने की जरूरत नहीं है। तो इन सम ये वो प्रिंसिपल है जो अकाउंटेंट को थोड़ा फ्री करता है, थोड़ा रिलीज देता है कि वो मटेरियलिटी को देखते हुए अगर चाहे तो कुछ ट्रांजैक्शंस पे वो अपने प्रिंसिपल्स को लागू करने से अवॉइड कर सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है, तो बिल्डिंग जैसी ट्रांजैक्शन में हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी डेप्रिसिएशन को पूरा फोकस करना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ एक बॉल पेन खरीदी गई है, एक पेन खरीदा गया है, तो वहां पे हमें तमाम प्रिंसिपल को फोकस करने की जरूरत नहीं है। लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह वहां पे हम अप्लाई ना भी करें तो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होगी। दैट्स व्हाट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, जिसे वेरीफाइबल एविडेंस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा अकाउंटिंग डाटा इस काबिल होना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त किसी भी इंडिपेंडेंट पर्सन की तरफ से वेरीफाई किया जा सके। इट मीन्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेड which are capable of verification by independent respect. It's like having solid proof for everything you record in your financial books. So आसान सा मतलब कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई, हमारे पास हर उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होना चाहिए, यानी हमारे रिकॉर्ड का सॉलिड प्रूफ मौजूद होना चाहिए। वो वाउचर्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकती हैं, या कोई भी और रिकॉर्ड हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन है कि हमने 1 साल पहले $50,000 की एक व्हीकल खरीदी, एक गाड़ी खरीद ली है। अब आज हम उसे कैसे साबित करेंगे कि वाकई ही हमने 1 साल पहले व्हीकल खरीदी, और कैसे साबित करेंगे कि वो वाकई हमने $50,000 की खरीदी। सो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा वाउचर, कोई इनवॉइस मौजूद होगी जिस पे हम उस ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल को वेरीफाई कर पाएंगे कि वो ट्रांजैक्शन वाकई ही एक्चुअली रियलाइज की गई और वाकई ही उसी कॉस्ट पे रियलाइज की गई जो कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन है। अगेन ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट नहीं की गई, अपनी मर्जी से नहीं लिखी गई, इनफैक्ट वो रियलिस्टिक डाटा पे एग्जिस्ट करती हैं। So it's about making sure that the numbers you are on real, reliable facts and the financial information is trustworthy and can be double checked by anyone who needs to know. Conservatism and prudence principle. ये प्रिंसिपल हमें मोहतात रहने के मुतालिक बताता है, यानी द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम लेस ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट को चूज करेंगे जब हमारे पास 2 एस्टीमेट मौजूद हों। अगर हम इस प्रिंसिपल को एक फ्रेज में सम करें तो एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी हम प्रॉफिट को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन हम किसी लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते। हम रेवेन्यू को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन हम किसी भी कॉस्ट को, किसी भी एक्सपेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी मजीद डिटेल लें तो इट प्रोवाइड्स फॉर ऑल नॉन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बाय बेस्ट एस्टिमेट इफ अमाउंट इज नॉट नोन विद द सर्टेनिटी बट डजंट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड गेन्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेशन। इसको दोनों साइड पे अगर हम क्लियर करें तो ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर रेवेन्यू और गेन्स की बात करें तो पॉसिबल है कि हमें $10,000 का फायदा भी हो सकता है
$15,000 का फायदा भी हो सकता है और $20,000 का फायदा भी हो सकता है। अब यहां पे हम उसे जहन में सिर्फ $10,000 का फायदा रखेंगे, यानी कम से कम पॉसिबल, ताकि हमारी स्टेटमेंट रियलिस्टिक रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे एक्सपेंसेस या लॉसेस की, तो अगर हमें अंदाजा हो कि हमें 10,000 का लॉस या एक्सपेंस हो सकता है, 15,000 का एक्सपेंस हो सकता है या 20,000 का एक्सपेंस और लॉस हो सकता है, तो हम 20,000 को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जगह देंगे, ताकि अगर इस फिगर में कुछ चेंजेस आती है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। वो हमारे एस्टीमेट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे, ना कि वो ज्यादा वीक कर दे। So, whenever there are alternate procedure or values for reporting an item, the accountant will choose the one that will result a lower profit, a lower asset value, and a higher liability value. हम हमेशा वो अमाउंट, वो फिगर चूज करेंगे जो हमारे एस्टीमेट में सूटेबल हो। अगेन इस प्रिंसिपल का मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, हमारी स्टेटमेंट्स किसी भी फर्जी फिगर्स के साथ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का टॉपिक मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का तारुफ और ज़रूरत, इसके दोनों फ्रेमवर्क्स यानी गैप और IFRS, और फिर मजमूई तौर पर 14 अहम तरीन प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस किया। मैं जानता हूं कि यकीनन इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, जिसके लिए हमें आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। सो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बना सकें और आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आपका बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।